बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को। नेक्स्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि रूट में पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर रूट के तकरीबन मरकज़ में पहुंच गए थे जहां जाइलम मौजूद था। उस जाइलम के ज़रिए पानी और मिनरल्स ने ट्रेवल करते हुए स्टेम से होते हुए लीफ तक आना, और लीफ में फूड में कन्वर्ट होने के बाद ये फूड फ्लोएम के ज़रिए अदर पार्ट्स में शिफ्ट होना। तो पहले हमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को समझना पड़ेगा। तो पुरानी दो बातें आपको याद दिला दें। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम दोनों को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू का मतलब है जो डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि इनके मुकाबले कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो डिवाइड हो रहे थे, ये डिवाइड नहीं हो सकते, परमानेंट है। दूसरा, इनको कंपाउंड टिश्यू भी कहा जाता है। कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन। एक जैसे सेल एक जैसा काम करें तो उसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स एक जैसा काम करें तो कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम परमानेंट टिश्यू भी है, कंपाउंड टिश्यू भी है। इसी तरह फ्लोएम भी परमानेंट भी है, कंपाउंड भी। दोनों का मतलब समझ में आ गया? पहले देखते हैं जाइलम टिश्यू कैसा है। सर मतलब अगर ये डैमेज हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे? बन सकते हैं, बनेंगे, लेकिन इनके डिवाइड होने वाले सेल्स अलग हैं। ये खुद डिवाइड नहीं हो सकते। ये डैमेज हो गए तो तबाह हो जाएंगे। इनको नए बनाने वाले सेल वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम वो मेरिस्मेटिक है, वो डिवाइड होकर नए और जाइलम और फ्लोएम बनाते रहता है, और पुराने जाइलम और फ्लोएम डेड होकर लकड़ी में तब्दील होते रहते हैं। ये सिलसिला है। अच्छा, जाइलम टिश्यू 4 तरह के सेल्स पर मुश्तमिल है। इसमें ट्रेकीड्स हैं, और इनके बारे में मैं भूल न जाऊं इसलिए पहले बताता हूं। ट्रेकीड्स जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उन सब में पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से उनका नाम ट्रेक्योफाइट्स पड़ गया है। तो सर जो वुड है वो पूरा का पूरा जाइलम, डेड जाइलम और फ्लोएम, लकड़ी या वुड डेड जाइलम और फ्लोएम ये है। ठीक हो गया? अच्छा, ट्रेकीड्स हैं, इसमें जाइलम वेसल्स हैं, और फाइबर्स हैं। जाइलम फाइबर भी कहते हैं, खाली फाइबर्स भी कहते हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा भी है। तो कंपाउंड टिश्यू होने की हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये है कि यहाँ पर 4 तरह के सेल्स हैं, लेकिन सबका काम मुश्तरक है। काम ये दो करते हैं। एक, जब तक लिविंग है पानी ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब डेड हो जाएंगे तो पानी भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, सपोर्ट भी फराहम करेंगे, और लिविंग हालत में भी ये सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। इसलिए इन सब की मुश्तरका बात है, सिवाय इस पेरेन्काइमा के, दे हैव अ थिक सेल वॉल। इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, और कितनी थिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अगर एक सेल है तो उसकी सेल वॉल इतनी मोटी है। सुन रहे हैं मेरी बात? यानी ये सेल है अंदर, और ये पूरी मोटी सेल वॉल। इतनी मोटी सेल वॉल होगी तो ये बेहतरीन सपोर्ट फराहम करने के काबिल हो जाएगी। जनरल साहब ने बताया। अब इन चारों सेल्स में फ़र्क क्या है वो आपको बता दें। सबसे पहले ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा डेड सेल्स, मरने के बाद डेड हैं। ये कभी जिंदा भी तो थे ना। डेड किसे कहते हैं? जो कभी जिंदा था। नॉन लिविंग किसको कहते हैं? जो कभी भी जिंदा नहीं था। तो ये डेड हैं तो इसका मतलब कभी जिंदा थे, अब डेड हो चुके हैं और लकड़ी का हिस्सा बन चुके हैं। ये इस तरह के लंबे सेल्स हैं, और इन सेल्स के एंड्स टेपरिंग हैं। टेपरिंग का मतलब एंड्स नैरो है, बीच में ये काफी मोटे हैं। सर तो अगर ये डेड होने के बाद वुड बनते हैं तो जिन प्लांट्स में वुड नहीं होता उनके जाइलम और फ्लोएम, उनमें जाइलम फ्लोएम, असल में उनमें वुड न बनने की वजह यह है कि उनकी उम्र ही बहुत कम है। एक सीजन है, तब तक लिविंग जाइलम फ्लोएम ही काम करेंगे। ठीक हो गया? जिसमें वुड है वहाँ डेड भी काम करेंगे, जिसमें वुड नहीं है वहाँ लिविंग ही काम करेंगे। तो इनको ट्रेकीड्स इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। फर्स्ट लुक में दे लुक लाइक ट्रेकिया। और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एलोंगेटेड सेल्स हैं, काफ़ी लंबे सेल्स हैं, थिक सेल वॉल है, और यहाँ जो थिक सेल वॉल है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। थिक सेल वॉल
तो आपको सेल वॉल को याद करना होगा, सेकेंडरी लेयर ऑफ सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी लेयर ऑफ सेल वॉल भी कहते हैं। और जब भी सेकेंडरी सेल वॉल होगी तो इसमें लिग्निन मौजूद होगा। कुछ याद आया? सेल वॉल की 3 लेयर्स थी ना, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेमिना। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन होता है जो प्राइमरी सेल वॉल की पेक्टिन से ज्यादा मजबूत होता है और इसकी वजह से शक्ति भी आ जाती है इसमें। तो ये काफी मजबूत थिक सेल वॉल वाले हैं, लिग्निफाइड है। लिग्निफाई का मतलब एडेड विद लिग्निन, लिग्निन की मौजूदगी की वजह से इनकी सेल वॉल बड़ी टफ होती है और ये 2 काम कर सकते हैं, सपोर्ट भी ये फराहम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे करते हैं? ये अंदर से खोखले हॉलो और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से मिले हुए हैं। जब इसने पानी एब्जॉर्ब करके लाया तो यहाँ ओपनिंग्स होंगी, उनके थ्रू इसका पानी उसमें शिफ्ट होगा, वहां से चलेगा, वो ऊपर चलेगा। अब दूसरे हैं जाइलम वेसल्स। ये सेल सिलेंड्रिकल है इस तरह के और एंड टू एंड अरेंज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अरेंज है। इस तरतीब को एंड टू एंड कहते हैं। अगर ये ऐसे होते तो क्या बोलते हैं हम? साइड बाय साइड कहते हैं। ये साइड बाय साइड नहीं है बल्कि एंड टू एंड अटैच है और जहां ये 2 एंड्स मिलते हैं उधर बीच में सेल वॉल नहीं है, इसलिए दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस वेसल, वेसल या पाइप बनाते हैं। इसी वजह से वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इनकी सेल वॉल भी बहुत थिक होती है, सेकेंडरी लेयर भी है, प्राइमरी भी है और मिडिल लेमिला तो खैर 2 सेल्स हों तो उनके बीच में होती ही है और थिक सेल वॉल है। ये भी आमतौर पर डेड होते हैं, अलबत्ता इनके नाम रखे जाते हैं प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। जब प्राइमरी जाइलम की शक्ल में हो तो ये लिविंग होंगे, सेकेंडरी जाइलम बने होंगे तो ये डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद पानी कैसे? डेड होने के बाद पानी खुद चलेगा, ये तो रास्ता फराहम करेंगे ना, ये सब थोड़ी करते हैं, ये तो रास्ता फराहम करते हैं। उसमें तो वो होती है ना सर क्वेश्चन, और वो पानी का अलग मसला है, वो तो आपको बताएंगे। इन्होंने तो सिर्फ रास्ता फराहम करना है, रास्ता तो बना हुआ है, बीच में से जाएगा पानी और फोर्सेस की वजह से जाता है। याद रखना, न खुराक को ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम का कोई किरदार है, न पानी को ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम का किरदार है। ये दोनों सेल तो सिर्फ रास्ता देते हैं, चलना उसने खुद है और फोर्सेस चलाएंगे। तो ये है जाइलम वेसल्स। इसके बाद फाइबर्स है। फाइबर शक्ल में ट्रेकिड्स की तरह हैं, ज्यादा नैरो हैं, लंबे हैं और इनके बीच में ये जो ट्रेकिया वाली अरेंजमेंट थी वो नहीं है। बीच में इनके भी ओपनिंग है, सुराख है जहां से पानी ऊपर आ जा सकता है। ये तीनों सेल्स आप कह सकते हैं डेड हैं, ज्यादातर डेड हैं, लिविंग भी थोड़े बहुत हैं। अब पेरेन्काइमा कौन से सेल्स हैं? इन तीनों की सेल वॉल थिक है, लिग्निफाइड है वगैरह वगैरह। पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन है एज कंपेयर टू दोज 3 टाइप्स। उनके मुकाबले में इनकी सेल वॉल थिन है, थिक नहीं है। दूसरी बात, दीज आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग है, वो सारे डेड भी थे, लिविंग भी थे, ये लिविंग है। तीसरी, नो रेगुलर शेप, इनकी शक्ल रेगुलर नहीं है। शक्ल रेगुलर ना होने की वजह क्या है? असल में जाइलम के ये सेल्स जब मिलते हैं ना, आपस में मंडल बनाते हैं, तो वहां जहां भी गैप आएगा उस गैप को ये फिल करते हैं। तो जैसा गैप और उसकी जितनी साइज उतनी ही इनका साइज और उतना ही इतनी इनकी शेप हो। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जाइलम पेरेन्काइमा की शेप और साइज का ताल्लुक जिस गैप को ये फिल करेंगे उससे। मसलन ये जाइलम वेसल्स हैं, एक जाइलम वेसल इस तरह से भी है और कहीं पेरेन्काइमा भी है, कहीं कुछ है, बीच में छोटा सा गैप आ गया तो इधर एक सेल आ गया, दूसरा कहीं एक और सेल आ गया। मसलन इधर ये दोनों करीब थे, इधर गैप आ गया तो ये सेल फिल करेंगे ये गैप्स को फिल करने के लिए। तो ये बजाते खुद पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ये जाइलम के मुख्तलिफ सेल्स के बीच में अगर कोई गैप बनता है तो उसको फिल करके ये सपोर्ट फराहम करते हैं। पानी ट्रांसपोर्ट करना इन तीनों का काम जी। न बने तो ये नहीं होंगे,
गैप होगा। मैं एक मिसाल बताता हूँ, ये पत्थर की दीवार बनाते हैं ना लोग, जब पत्थर की दीवार बनाते हैं तो पत्थर क्योंकि सीमेंट के ब्लॉक की तरह बिल्कुल चार कोना नहीं होता, इसलिए पत्थर रखते हैं तो छोटे छोटे दूसरे पत्थर के पीसेस रखते हैं ना ऐसे। ये वो पत्थर के छोटे पीसेस हैं जिनकी मदद से इन सेल्स के बीच के गैप को फिल किया गया। अगर बीच में गैप नहीं है तो ये भी उन गैप से वाटर तो नहीं गुजरेगा ना? नहीं, वाटर नहीं गुजरेगा। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है, वरना जाइलम के सेल्स को सपोर्ट नहीं है। मतलब पेरेन्काइमल सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है सपोर्ट करने, डायरेक्टली इन्वॉल्व सर हमारे तो ये ट्राइकेट है, उनमें सिर्फ सेकेंडरी से इन्वॉल्व नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी इन तीनों में। इसके बाद बारी आती है फ्लोएम की, PHLOEM। बहुत सारे लोग इसको फाइलम पढ़ते हैं, गलत है ये, फ्लोएम। आइलम अलग चीज है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम भी परमानेंट टिश्यूज है, ये भी कंपाउंड टिश्यू है, और इसकी तीन टाइप्स हैं। एक है सीव एलिमेंट, या इनको सीव वेसल भी कहा जाता है। दूसरे हैं कंपेनियन सेल्स, और तीसरे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो मरकजी किरदार अदा करते हैं वो सीव एलिमेंट वाले करते हैं। सीव वेसल जाइलम वेसल की तरह है, सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स, ये इस तरह से हैं। और तवज्जो है ना इधर, जाइलम के वेसल्स भी इस तरह थे, लेकिन जाइलम के दो सेल जहां मिलते थे उधर बीच में सेल वॉल नहीं थी। इनकी सेल वॉल है, और इनकी दरमियान वाली सेल वॉल परफोरेटेड है। परफोरेटेड समझते हैं ना, सुराख है, जाली है, और इसी जाली को सीव कहा जाता है, सीव। इसी की वजह से ये सेल सीव वेसल कहलाता है, सीव वेसल ये हो। अच्छा, अजीब बात नहीं है, जहां से पतला पानी और मामूली मिनरल चल रहे थे उधर बीच में सेल वॉल नहीं रखा है, यहां से तो काफी गाढ़ा फूड चलेगा, फूड और वाटर का सोल्यूशन, इधर जालियां लगा दी। तो इसका मफहूम हमें समझ में आएगा जब इसका काम पड़ेगा, ये जालियां क्यों रखी। दूसरी तरफ कंपेनियन सेल्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, बाहर से चिपके हुए हैं, और ये कंपेनियन सेल्स इनकी सपोर्ट प्लस इनकी नरिशमेंट कराते हैं। नरिशमेंट मीन्स इनकी ग्रोथ और दूसरी चीजों के लिए खुराक की जरूरत है, ये सेल देंगे। अजीब बात नहीं है, इनके अंदर से खुराक चल रही है, उसको ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने लिए खुराक इनसे लेंगे ये, और ये भी जिंदा भी हो सकते हैं, मुर्दा भी, डेड भी होते हैं। इसके बाद फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा जहां भी आए समझ लेना, दे आर सपोर्टिंग सेल्स बाय फिलिंग द गैप्स। वो गैप्स को फिल करके सपोर्ट फराहम करते हैं, इसलिए उनकी शेप्स और साइज वेरी करती है, एक तरह की नहीं है, और उनकी सेल वॉल भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। अब देखें यार, मैंने बहुत सारे सेल्स बनाए, इसकी शक्ल और साइज देखें, इसकी शक्ल और साइज देखें, इसका देखें, इसका सबका अलग अलग है। तो पेरेन्काइमा यूजुअली फिल द गैप्स, इस तरह ये फ्लोएम के सेल्स को आपस में सपोर्ट फराहम करते हैं। ठीक हो गया बेटा? सर ये पेरेन्काइमा के ऊपर लिखा हुआ है ना, दे टेम्परेरी स्टोर वाटर एंड मिनरल्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन। देखें, वाटर स्टोर करना अलग बात है, ट्रांसपोर्ट करना अलग बात है। मैंने ये कहा कि ट्रांसपोर्ट उनके थ्रू नहीं होता, हाँ स्टोर कर सकते हैं, स्टोर तो कोई भी सेल कर सकता है। प्लांट के जितने सेल हैं, जहाँ जहाँ सेल वॉल है, आपको बताया था ना, सेल वॉल का सेलुलोज पानी एब्जॉर्ब करके इम्बाइब हो जाता है या फूल जाता है, तो वो तो हर सेल करेगा। ठीक है, बुनियादी तौर पर इनका काम सपोर्ट करना था, गैप्स को फिल करना था, ताकि जाइलम के सेल्स इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। सर स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के वैसे से वो साथ साथ रूट से कंटिन्यू है, स्टेम से होते हुए लीफ तक कंटिन्यू है। ये भी सुन ले बेटा, जाइलम और फ्लोएम का आगाज हम कह सकते हैं रूट से शुरू होता है, स्टेम से कंटिन्यू होते हुए लीफ तक मुसलसल ये पाइपलाइन बिछी हुई है एक तरह की, और रूट में जो रगें होती हैं सख्त सी, वो जाइलम और फ्लोएम ही तो है, वेस्कुलर बंडल। सर जाइलम हमने
जो लिविंग है उनको सराउंडिंग सेल से मिलेगा, और जो डेड हैं उनको खुराक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना, पौधे में खुराक जो बनेगी वो लीफ के सेल में बनेगी, वहां से पूरे जिस्म के जो भी लिविंग सेल्स हैं उन तक खुराक ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम हर सेल को पहुंचेगा। अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, वो है एसेंट ऑफ सेल, यानी हमने रूट पानी और मिनरल्स को कैसे जज़्ब करती है वो बता दिया था। अब रूट के अंदर आने के बाद ये पानी ऊपर कैसे जाता है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज पेश की है। इस वक्त जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको टेक थ्योरी कहा जाता है, टेक थ्योरी। इसको कह सकते हैं टेंशन, एडहेजन, कोहेजन और ट्रांसपायरेशन, यानी ये 4 फोर्स हैं जो मिलकर पानी को ऊपर ले जाती है। टेंशन, एडहेजन, कोहेजन और ट्रांसपायरेशन, इन सबको अलग अलग करके हम समझें। पहले ट्रांसपायरेशन आप समझ चुके हैं, इसका क्या मतलब था? एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधों के एरियल पार्ट्स स्पेशली लीफ से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये पानी ऊपर ले जाने में किरदार अदा करेगी, बाद में बताऊंगा कैसे। पहले इनको समझ लें। कोहिजन क्या है? एक जैसे मॉलिक्यूल्स के जुड़े रहने को कोहिजन कहते हैं। The tendency of remaining together by similar molecules is called cohesion। तो जो कह रहे हैं मेरी तरफ, पानी के मॉलिक्यूल्स में कोहिजन की सलाहियत है, यानी पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की सलाहियत रखते हैं। इसको कोहिजन ऑफ वाटर कहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल क्यों कोहेर हैं ये भी देख लें। ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनता है, तो ये जुड़ जाते हैं। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन टुगेदर। This condition of remaining together of water molecules is called cohesion। समझ आ गया? Yes। पानी के मॉलिक्यूल कोहेजन की वजह से ही लिक्विड है पानी। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर होते तो गैस कहलाता है। एडहेजन किसे कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जब 2 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ने की सलाहियत रखते हैं तो उसको एडहेजन कहते हैं। मसलन पानी के मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के साथ एडहेजन नहीं रखते बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रखते हैं। अब यहाँ बीच में कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र क्या आ गया, ये तवज्जो चाहूंगा मैं। ये फर्ज करें जाइलम का एक सेल है। जाइलम की सेल वॉल किस चीज से बनी? सेलुलोज। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? तो ये पानी के मॉलिक्यूल न सिर्फ आपस में चिपके रहने की सलाहियत रखते हैं बल्कि सेलुलोज के साथ भी चिपके रहने की सलाहियत रखते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल को ऊपर चढ़ना आसान होगा, किनारों से सपोर्ट मिलेगी। वरना अगर ये जाइलम की सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज के साथ एडहेजन की सलाहियत ना होती तो पानी को इस पाइप के किनारों को टच किए बगैर बीच में एक कॉलम बना के ऊपर चढ़ना पड़ता, और वो मुमकिन नहीं था। इसकी आसान मिसाल मैं यूं बताता हूं। अगर आप मुझे कहें इस बोर्ड पर जरा चढ़ के दिखाएं तो मैं चढ़ सकूंगा? नो सर, नहीं चढ़ सकूंगा। क्यों? ना हाथ पकड़ने की जगह है ना पैर रखने की जगह है। तो इसी तरह जाइलम के सेल्स अगर अतराफ में मौजूद सेलुलोज के साथ जुड़ रहे हैं तो हाथ पैर रख रहे हैं, असल में आपस में भी जुड़े हुए हैं और इस कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ने के अमल को एडहेजन कहते हैं, आपस में जुड़ने के अमल को कोहेजन कहते हैं।
अच्छा, अब आती है बारी टेंशन की। टेंशन क्या है? यहाँ टेंशन से मुराद खिंचाव। ये याद रखें, पानी का ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। तवज्जो करें बेटा, पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल को खींच के उधर ले जाएंगे तो क्या दूसरा मॉलिक्यूल अपनी जगह रहेगा या उधर आएगा? आएगा ना। एक खिंचाव पैदा हुआ, ये टेंशन कहलाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hydrogen bond या due to the ability of water molecules to remain coherent, another condition or another characteristic developed, that is the tension. And tension means one molecule of water is pulled, it pulls behind another molecule that is in coherent condition with this molecule. इसको जब खींचेंगे तो वो पीछे वाले को खींचेगा, वो पीछे वाले को, इस तरह खिंचाव होगा। अब यही वो चार फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर चढ़ सकता है। ये हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं नीचे से ऊपर चढ़ना? क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल चलना है आपको। ग्रेविटी नीचे खींच रही है और आपने पानी में ऊपर जाना है, तो ये फोर्सेस ना होती तो पानी ऊपर नहीं जा सकता। और हैरत अंगेज बात क्या है, हम अपने घरों में अंडरग्राउंड टैंक से पानी ऊपर छत तक ले जाने के लिए मोटर लगाते हैं, लेकिन एक सफेदा 200 फुट ऊंचा है, वो बगैर मोटर लगाए पानी टॉप तक कैसे ले जाएगा? यही फोर्सेस होंगी जो अमल करेंगी, फिर पानी ऊपर जाएगा। ठीक हो गया बेटा? तो अब हमारे लिए 2-3 बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि पानी रूट में एब्जॉर्ब करके रूट ने अपने जाइलम तक पहुंचा दिया है, पहली बात। दूसरा, इस पानी को, और सोल्यूशन है ये, सेल सेप है, इसको रूट से जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात ये पता चली। तीसरा, कौन ले जाएगा? ये चार फोर्सेस पता चली। ये चार फोर्सेस मिलकर पानी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। अब ऊपर ले जाने का मैकेनिज्म बहुत आसान हो जाएगा। ठीक हो गया?